नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे। मैं हूं आपके साथ अमन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मोस्ट वांटेड, दुनिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। जी हां, आप हैरान हो जाएंगे ये खबर सुनकर। वाकई हैरान कर देने वाली खबर है। दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और उस वक्त के सीबीआई के डीआईजी नीरज कुमार ने यह बड़ा दावा किया है। नीरज कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, जिसके मुताबिक 1994 में जब वो सीबीआई में थे तब डॉन दाऊद इब्राहिम ने 3 बार उनसे सरेंडर करने के फोन पर बात की थी। क्या इंटरव्यू छपा हिंदुस्तान टाइम्स में, देखिए। 1993 के मुंबई में बम धमाकों के बाद मैं सीबीआई में डीआईजी था। 1994 में दाऊद इब्राहिम ने 3 बार सरेंडर के लिए मुझसे बात की थी। 93 में धमाके हुए थे, 94 में, जून 94 में उसने मेरे से 3 बार बात की थी। पर उसे सिर्फ एक डर सता रहा था कि भारत में उसे विरोधी गैंग के लोग खत्म कर देंगे। इस पर मैंने उसे कहा कि अगर वो सरेंडर करता है तो भारत में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। मैंने ये बात सीबीआई के बड़े अधिकारियों को भी बताई। ये नीरज कुमार का दावा है। और उस समय की सरकार को भी बताई। उसके बाद उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने क्या कार्रवाई की ये पता नहीं। यानी कि नीरज कुमार से 3 बार बात की थी दाऊद इब्राहिम ने। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, वाकई हैरान कर देने वाली खबर है कि जिसको पकड़ने के लिए देश और दुनिया की पुलिस लगी हुई है, वो सरेंडर करना चाहता था और सरकार को जानकारी दी गई थी। फिर हुआ क्या था फिर? अमन, ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि नीरज कुमार बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद जो सीबीआई में स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी बॉम्बे बम धमाकों की इंक्वायरी के लिए, उसके प्रमुख थे और लगातार वो संपर्क में थे। इस मामले में तमाम लोगों के संपर्क में थे। और इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई थी मेमन बंधु में से एक मेमन की, जिसको फांसी की सजा मिली हुई है, उसकी गिरफ्तारी भी नीरज कुमार की कोशिशों का ही परिणाम थी। नीरज कुमार के पास उस समय तमाम ऐसे लोगों के नंबर थे और इसके अलावा नीरज कुमार लंबे समय तक एंटी दाऊद ऑपरेशंस के हेड रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो रिटायर हो रहे थे, पुलिस कमिश्नर दिल्ली की पोस्ट से, तब भी उन्होंने एक ऐसा मैच फिक्सिंग मामले का भंडाफोड़ किया था जिसके तार सीधे दाऊद से जुड़े हुए थे। ये बात काफी हद तक सही लगती है, क्योंकि नीरज कुमार की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एंटी दाऊद ऑपरेशंस में बीता है और इस बात की संभावना है कि नीरज कुमार के पास दाऊद का फोन आया रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार काफी बातें मीडिया वालों से शेयर करते थे। हालांकि उस समय ऑफ द रिकॉर्ड वो बात शेयर करते थे। और नीरज, जहां तक दाऊद के सरेंडर की बात है, इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि दाऊद के सरेंडर को लेकर दिल्ली के एक नामी वकील दुबई गए थे, ऐसा उनका दावा था। और ये तब की बात है जब ये बात सरेंडर की नहीं ओम प्रकाश, फिर हुआ क्या था? जब 3 बार फोन पर बात की, दाऊद इब्राहिम खुद सरेंडर करना चाहता था, नीरज कुमार से 3 बार बात की, फिर हुआ क्या? सरेंडर हुआ क्यों नहीं? सरेंडर इसलिए नहीं हुआ था अमन, क्योंकि मुझे जहां तक अपनी मेमोरी का ध्यान आता है, नीरज कुमार ने मुझे एक बार ये बात बताई थी कि दाऊद सरेंडर करना चाहता है। और मुझे उन्होंने ये भी बताया था कि लेकिन उनके बड़े अधिकारियों ने उन्हें दाऊद से बात करने को मना कर दिया था और जिसके चलते फिर आगे बातें नहीं बढ़ पाई थी। मैंने उनसे ये सवाल भी उस समय पूछा था, क्योंकि उस समय सर्विंग ऑफिसर थे वो। मैंने उनसे पूछा था कि आप आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से दाऊद को सरकार नहीं लाना चाहती थी, या दाऊद के आने में जो उसको आने की जो शर्तें थी उनमें कुछ पेश होता था। तो नीरज कुमार ने उस समय मात्र मुझसे कहा था, मैं जहां तक मैं अपनी मेमोरी रिकॉल कर पा रहा हूं, नीरज कुमार ने कहा था कि अधिकारियों ने चूंकि मना कर दिया था, लिहाजा उन्होंने उस मुद्दे पर काम करना छोड़ दिया था। लेकिन अधिकारियों ने क्यों मना किया था, इसके बारे में नीरज कुमार ने कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था। उन्होंने, मुझे जहां तक ध्यान है, 2 अधिकारियों के बारे में कहा था कि वो दोनों अधिकारी इस बात को लेकर नाराज हो गए थे कि आखिर वो दाऊद से बातें क्यों कर रहे हैं। अमन, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी, बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, उस वक्त जब धमाके हुए थे तब एसटीएफ का गठन किया गया था और सीबीआई के डीआईजी रहते हुए उस एसटीएफ के प्रमुख थे नीरज कुमार। जी जी जी, ये बात सही है। और
इस बात की पुष्टि वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने भी मुझसे एक इंटरव्यू में की थी। अब से चंद साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था और इसमें उन्होंने बताया था कि दाऊद ने खुद उन्हें फोन करके कहा था कि वो अपने आप को सरेंडर करना चाहता है भारत सरकार के सामने, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी कि उसको घर में ही नजरबंद रखा जाए। इस तरह की और भी शर्तें थी जिसको मानने से सरकार ने मना कर दिया था। राम जेठमलानी ने इन बातों को सरकार तक पहुंचाया भी था, लेकिन राम जेठमलानी ने एक और बात कही थी कि उस वक्त केंद्र सरकार के एक बड़े आला नेता थे जो ये चाहते थे कि दाऊद वापस नहीं आए और उन्हीं की वजह से दाऊद को वापस लाने की कार्रवाई या उसको सरेंडर कराने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। जहां तक 1993 के बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम की भूमिका का सवाल है तो इस पूरे मुकदमे में वो आरोपी नंबर 1 है। यानी कि जो आरडीएक्स भारत में लाया गया था, जो मुंबई धमाकों में जो इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स था और उसके बाद में भी जो आरडीएक्स बरामद हुआ, उसको दरअसल दाऊद इब्राहिम का स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारत लाया गया था। टाइगर मेमन दाऊद इब्राहिम का सिल्वर के स्मगलिंग का नेटवर्क संभालता था और टाइगर मेमन ने दाऊद इब्राहिम के कहने पर ये स्मगलिंग कर जो आरडीएक्स था उस नेटवर्क बोट के जरिए एक पहले बड़ा जहाज आया मुंबई के पास, कोंकण के तट के पास में, और उसके बाद छोटे छोटे लॉन्चेस के जरिए जो है उनको कोंकण के तट तक पहुंचाया गया आरडीएक्स को, और फिर बाद में मुंबई में अलग अलग जगह पर धमाके करने के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस बात की पुष्टि दाऊद फणसे नाम का एक और आरोपी है जो टाइगर मेमन के लिए काम करता था, उसने भी की है कि दाऊद के साथ में टाइगर मेमन ने दुबई में जो व्हाइट हाउस जो घर था, जब दाऊद दुबई में रहता था उस दौरान तो एक मीटिंग भी करवाई थी दाऊद इब्राहिम और दाऊद फणसे के बीच में, जिसमें दाऊद इब्राहिम ने उसे निर्देश दिया था कि वो मुंबई में बम धमाकों के काम में मदद करे। तो ये एक अहम सबूत है मुंबई पुलिस की नजर में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ। इसके अलावा चंद मीटिंग्स भी हुई थी कराची और दुबई में जिनका जिक्र है चार्जशीट में, उसमें भी दाऊद की बम धमाकों में भूमिका सामने आती है।